प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, इट्स रियली मोटिवेट मी टू मेक मोर वीडियो फॉर यू। तो वेलकम स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में जब आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करने जाते हो तो वो कौन कौन से कंपोनेंट हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए ताकि आप सही कंपोनेंट और सही लैपटॉप परचेस कर सकें अपनी नीड के अकॉर्डिंग। तो चलिए बात कर लेते हैं उन कंपोनेंट्स के बारे में। तो ये हैं वो सारे कंपोनेंट्स जो कि आपको ध्यान रखने हैं जब आप कोई लैपटॉप या डेस्कटॉप परचेस करने जाएं। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट है दैट इज प्रोसेसर, के बाद रैम, देन स्टोरेज, मदरबोर्ड, एसएमपीएस और कैबिनेट। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा विद डायग्राम। और चलिए थोड़ा सा यहाँ पर एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि प्रोसेसर क्या होता है, रैम क्या होती है, स्टोरेज क्या होती है। तो जो प्रोसेसर होता है दैट इज़ द माइंड ऑफ योर कंप्यूटर। यही वो कंपोनेंट है जो सबसे ज़्यादा आपको कैपेबल बनाता है किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए। इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है वो है आपके नंबर्स ऑफ कोर्स, क्योंकि ये होते हैं आपके वर्कर्स। जैसे कि सपोज अगर हमें कोई घर बनाना है तो अगर एक वर्कर काम कर रहा है तो वो ज़्यादा दिन में कंप्लीट करेगा, बट अगर बहुत सारे वर्कर्स मिलकर काम कर रहे हैं तो वो जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। तो जो आपके प्रोसेसर होता है उसमें जितने ज़्यादा कोर होंगे उतने ही जल्दी वो चीज़ों को सॉल्व करेगा और वो उतना ही फास्ट होगा। इसके बाद जो दूसरी चीज़ होती है वो होती है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब ये है कि जो उनके काम करने की क्षमता है दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जो कोर्स हैं वो कितने ज़्यादा और कितने अच्छे से काम कर पाते हैं, कितनी फास्ट काम कर पाते हैं। जो फ्रीक्वेंसी है जो वो जितनी ज़्यादा हाई होगी उतना ही फास्ट आपका प्रोसेसर होगा। देन उसके बाद आती है कैच। कैच ये एक तरीके की मेमोरी है जो कि आपके प्रोसेसर के अंदर ही होती है, और कैश मेमोरी का काम होता है कोई कैलकुलेशन रन हो रही है और वो वापस से दूसरी जगह फिर से यूज़ होने वाली है तो वो कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती है। यानी वो चीज़ें जो आपकी बार बार रन हो रही हैं तो वो सेव हो जाती हैं कैश मेमोरी। सपोज ब्राउज़र में आपने यूट्यूब ऑन करके छोड़ दिया है और आप कुछ और भी काम कर रहे हो तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बार बार प्रोसेस हो रही हैं तो वो आपकी कैश मेमोरी के अंदर स्टोर हो जाती हैं, जिससे कि आपकी प्रोसेसिंग स्पीड फास्ट हो जाती है। तो जो आपके प्रोसेसर की कैश मेमोरी होती है वो आपके रैम से भी ज़्यादा फास्ट होती है। इसके बाद आपकी रैम आती है, वो होती है आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो जब आप रैम को सिलेक्ट करेंगे तो याद रखिएगा रैम आपको सिलेक्ट करनी है DDR4। ये लेटेस्ट रैम है जो कि आजकल यूज़ हो रही है। इसके अलावा DDR3 भी आती है, प्लीज़ उसको कंसिडर मत कीजिएगा क्योंकि DDR3 DDR4 से थोड़ी सी स्लो होती है। इसके बाद जब आप स्टोरेज सेलेक्ट करेंगे तो प्लीज़ गो फॉर SSD। ये आपकी स्पीड को बहुत ज़्यादा फास्ट कर देगी। जो भी आपके सॉफ्टवेयर्स हैं वो बहुत ईजिली और जल्दी ओपन हो जाएंगे। इसके अलावा जो आपका बूट टाइम होगा विंडो का वो भी कम हो जाता है, तो प्लीज़ गो फॉर SSD। अब इसके अलावा हार्ड डिस्क भी आती है जो कि मैकेनिकल होती है, वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं और वो थोड़ी स्लो भी होती हैं, बट ये जो आपकी सॉलिड स्टेट ड्राइव होती है यानी SSD होती है उससे 10 टाइम फास्टर होती है। इसके बाद मदरबोर्ड, एसएमपीएस और कैबिनेट, ये हम डिटेल में बात करेंगे जब आगे हम डायग्राम शो करेंगे। तो चलिए इन सारे पार्ट्स के बारे में हम डिटेल में जानकारी ले लेते हैं। सपोज अगर आप अमेजोन से परचेस कर रहे हैं या फिर लोकल मार्केट से भी परचेस कर रहे हैं, मैं यहाँ पर आपको एक ऑनलाइन शॉपिंग के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा। सपोज जब आप यहाँ पर प्रोसेसर सर्च करते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख जाएंगे। यू कैन गो फॉर इंटेल और यू कैन गो फॉर AMD। तो जो आपका प्रोसेसर होता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे ये इंटेल का प्रोसेसर है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है आपका AMD का प्रोसेसर में कोई डिफरेंस नहीं होता, सिर्फ अगर आप प्रोसेसर AMD का यूज कर रहे हो तो आपका जो मदरबोर्ड है वो चेंज हो जाएगा। अगर आप इंटेल का यूज कर रहे हो तो इंटेल के अकॉर्डिंग मदरबोर्ड आएगा। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि कौन से प्रोसेसर के साथ कौन सा मदरबोर्ड लगेगा तो आप डिस्क्रिप्शन में मुझे कमेंट कर सकते हैं, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट। तो ये था एक इंट्रोडक्शन कि आपका प्रोसेसर किस तरीके का दिखता है। चलिए हम यहाँ पर एक प्रोसेसर ओपन करके देख लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये AMD Ryzen 3 है जो कि 3rd जनरेशन का है। इसको हम ओपन करके देख लेते हैं। ओके, तो ये यहाँ पर ओपन हो गया है। यहाँ पर ये 9000 का प्रोसेसर है और इसमें Vega 8 ग्राफिक्स है। अगर आप ग्राफिक कार्ड नहीं चाहते परचेस करना तो आपको ऐसा प्रोसेसर परचेस करना होगा जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट हो। इंटेल के मैक्सिमम प्रोसेसर्स में ग्राफिक कार्ड इनबिल्ट आता है। AMD के भी कुछ प्रोसेसर हैं जिसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो इनबिल्ट आता है, यानी आपको अलग से कोई भी ग्राफिक कार्ड लगाने की जरूरत नहीं है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो नंबर ऑफ कोर्स हैं दैट इज 4, यानी कि यहाँ पर 4 कोर हैं और जो उनकी फ्रीक्वेंसी है वो है 4 गीगाहर्ट्ज़। जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमेशा गीगाहर्ट्ज़ में मिलेगी आपको, वो 4 गीगाहर्ट्ज़ है। अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो आपका प्रोसेसर उतना ही ज़्यादा अच्छे से काम करेगा। और इसके अलावा जो कैश मेमोरी है यहाँ पर आपको 6 MB की कैश मेमोरी मिल जाती है। चलिए अब AMD का एक और दूसरा प्रोसेसर देख लेते हैं जो आपको इससे भी अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। चलिए हम उसको सर्च कर लेते हैं। तो ये है आपका AMD का हाई एंड प्रोसेसर
जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे Ryzen 9 थर्ड जनरेशन है और इसके अंदर आपको 12 कोर्स मिल जाती हैं, 12 कोर्स मिल जाती हैं और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है दैट इज़ 4.6। इसमें आपको फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा मिलती है और कोर्स भी ज़्यादा मिलती है। इसके अलावा आपको इसमें 70 MB की कैश मेमोरी मिलती है। जैसे कि पिछला प्रोसेसर आपने ये वाला देखा था, यहाँ पर सिर्फ 4 कोर थी और जो कैश मेमोरी थी वो सिर्फ 6 MB थी। लेकिन अगर आप यहाँ पर जाएंगे तो आपको कोर्स 12 मिलेंगी और कैश मेमोरी 70 MB की मिलेगी, 70 MB की आपको कैश मेमोरी मिलेगी। जनरली हम ये वाले प्रोसेसर यूज़ करते हैं जब हमें वीडियो एडिटिंग करनी होती है, हाई एंड सिमुलेशन रन करनी होती है, लाइक CFD, लाइक कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स वाले जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, हैवी एंड सॉफ्टवेयर्स, वीडियो एडिटिंग करनी होती है काफ़ी। सपोज हमारी 3-3, 4-4 घंटे की अगर कोई वीडियो है जो कि 4K रेजोल्यूशन में है, अगर उनको आपको एडिट करना है तो तब ये प्रोसेसर आपके काम में आते हैं, जो कि आपकी जो सिमुलेशन टाइम है या एडिटिंग टाइम है वो आपका बहुत कम कर देते हैं। तो ये था एक इंट्रोडक्शन अबाउट प्रोसेसर। तो चलिए अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में, जो है आपकी रैम। तो जब आप रैम परचेस करेंगे तो रैम के बारे में ध्यान रखिएगा। रैम आपकी 2 तरीके की होती है, एक तो होती है ओपन और एक होती है विद हीट सिंक। अगर आपको इस तरीके की रैम दिख रही है तो ये आपकी हीट सिंक वाली रैम है जो कि 8GB के साथ आती है। इसके अलावा विदाउट 8GB आपको मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। तो अभी जो मैं कंपोनेंट आपको बता रहा हूँ वो डेस्कटॉप के कंपोनेंट बता रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको लैपटॉप के भी कंपोनेंट्स बताऊंगा कि उनको कैसे सिलेक्ट करना है। तो चलिए पहले हम रैम के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देख पा रहे होंगे कि ये 8GB की रैम है और ये 32 मेगाहर्ट्ज वाली रैम है। तो यहाँ पर भी जितनी ज़्यादा आपकी मेगाहर्ट्ज होंगी, जैसे प्रोसेसर में होती है उसी तरीके से यहाँ पर रैम में होती है। तो जितनी ज़्यादा आपकी मेगाहर्ट्ज होंगी उतनी ही रैम आपकी ज़्यादा अच्छे और फास्ट तरीके से काम करेगी। और जो यहाँ पर ये स्पेस दिया हुआ है 8GB, ये आप सिलेक्ट करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। आपको 16GB रैम चाहिए, 8GB रैम चाहिए या 32GB रैम चाहिए, ये आपकी नीड पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बहुत हैवी वीडियो एडिटिंग करते हैं, सपोज उसमें आपकी जो डेटा है, जो आपकी जो रिकॉर्डिंग वाली जो वीडियो फाइल है वो आपकी 50 GB तक पहुंच जाती है। मतलब अगर आप कोई किसी वीडियो को एडिट कर रहे हो जो कि 50 GB तक की स्पेस ले लेती है तो आपको 32 GB 64 GB पर जाना पड़ता है। अगर आप कोई नॉर्मल वीडियो एडिटिंग कर रहे होते हैं जो कि 4-5 GB की फाइल होती है, तब आपका काम 8 GB की रैम में चल जाता है। इसके अलावा अगर आप गेमिंग करते हैं तो गेमिंग में भी आपका 8 GB रैम में काम चल जाता है, क्योंकि जो नॉर्मली जितने भी मैक्सिमम गेम्स हैं वो आपके 4 या 6 कोर के अंदर कवर हो जाते हैं। तो रैम परचेस करते समय आपको सिर्फ इन 3 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो है आपकी मेमोरी, जो कि जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 8GB, देन उसके बाद रैम की स्पीड क्या है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वो DDR3 है या DDR4 है। इसके अलावा एक चीज़ और होती है जो आप रैम में चेक कर सकते हैं, दैट इज़ कॉल्ड केस लेटेंसी, बट हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे। केस लेटेंसी जितनी कम होगी उतनी ही रैम आपकी फास्ट काम करेगी। चलिए अब अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ चले जाते हैं, वो है हमारा स्टोरेज। इसके अलावा जब आप स्टोरेज पर जाएंगे तो आपको SSD चूज करनी है। SSD भी आपकी अलग अलग रेंज में आती है, जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे होंगे ये 240 GB की है, 240 GB की SSD है और इसका जो साइज़ होता है वो आपकी जो लैपटॉप में लगने वाली हार्ड डिस्क होती है उसी के साइज़ की होती है। आप चाहो तो इसे लैपटॉप में भी लगा सकते हो और डेस्कटॉप में भी लगा सकते हो। इसकी स्पीड भी ज़्यादा होती है और इसकी लाइफ भी ज़्यादा होती है और ये आपको 10 टाइम फास्टर प्रोसेसिंग देती है एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल हार्ड डिस्क होती हैं। तो ये WD ग्रीन सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली SSD है। इसके अलावा आप चाहें तो ये वाली भी परचेस कर सकती हैं, सैमसंग की EVO। ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली हार्ड डिस्क है। ये आपको 500 GB की मिल जाएगी 6300 में, बट ये थोड़ी सी कॉस्टली होती है एज़ कम्पेयर टू WD ग्रीन। अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट की बात कर लेते हैं जो कि है मदरबोर्ड। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये हैं आपके मदरबोर्ड्स। ये कुछ इस तरीके के दिखते हैं, आपको अलग अलग कंपनी के मिल जाएंगे अलग अलग प्राइसिंग के साथ। अब प्राइसिंग जो होती है आपकी डिपेंड करती है कि आपके मदरबोर्ड में फीचर्स क्या क्या मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे ये आपका 5800 कुछ रुपए का है और इसके अलावा जो ये वाला है MSI का ये आपका 11368 है। ये AMD के लिए है और ये भी AMD के लिए है, ये भी B450 है और ये भी B450 है। बट फिर इनमें डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है सिर्फ और सिर्फ फीचर्स का। ये आपको कम फीचर्स प्रोवाइड कराता है और ये आपको ज़्यादा फीचर्स प्रोवाइड कराता है। आप इसमें इसको ओपन करेंगे तो आप देखेंगे इसमें 2 रैम लगा सकते हैं, इसमें आप 4 रैम लगा सकते हैं। ये आपको वाईफाई ब्लूटूथ कैपेबिलिटी नहीं देता, बट यहाँ पर आपको वाईफाई ब्लूटूथ कैपेबिलिटी मिल जाती है। इसके अलावा आपको हीट सिंक्स वगैरह की भी फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप गेमिंग करते हैं, पूरे दिन सिस्टम को रन करके रखते हैं, तो यहाँ पर आपको हीट सिंक्स मिल जाती हैं जो कि आपकी हीट को बहुत अच्छे से डिसिपेट कर पाएंगी। तो चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं। तो ये है आपका B450 मदरबोर्ड। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे आपको यहाँ पर 2
रैम स्लॉट मिल जाते हैं, इसके अलावा आपको एक ग्राफिक कार्ड लगाने का भी स्लॉट मिल जाता है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट कंपोनेंट को देख लेते हैं कि वो क्या है, दैट इज ओवर एसएमपीएस। तो जो एसएमपीएस होती है वो होता है आपके जो कंपोनेंट को पावर सप्लाई करता है। ये एक तरीके का आपका पावर डिवाइडर है जहाँ से आपके हर एक कंपोनेंट में पावर सप्लाई की जाती है। ये आपके 500 रुपीज़ की भी आ जाती है और ये आपके 5000, 6000, 7000 तक के रेंज में भी आ जाती है। इसके अलावा और भी कॉस्टली होती हैं, डिपेंड करता है कि आप किस सिस्टम में उसको लगा रहे हैं। अगर आप एक नॉर्मल बिल्ड कर रहे हैं जो कि सपोज़ 10,000 के अंदर में आपको कंपोनेंट बन जाते हैं, जिसमें डुअल कोर प्रोसेसर होता है, कोई ग्राफिक कार्ड नहीं होता, कोई हाई एंड रैम नहीं होती, तो आप उसमें ये लगा सकते हैं। बट ये आपको कंपोनेंट को ख़राब कर सकती है, क्योंकि ये जो 500 रुपीज़ की और 600 रुपीज़ की एसएमपीएस आती हैं, इसको आप पूरे दिन नहीं चला सकते, ये डैमेज हो जाती हैं। बट जो हैवी यूज़ के लिए एसएमपीएस आती हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, इसके अलावा आप यहाँ देख रहे होंगे एनटेक, इसके अलावा आपकी कोर्सर की भी आती हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे एनटेक और कोर्सर। ये कोर्सर की बहुत फेमस है। तो ये आपको हाई एंड गेमिंग, हाई एंड वीडियो एडिटिंग और उन कंप्यूटर के लिए रिकमेंड की जाती है जो कि पूरे दिन रन होते रहते हैं सुबह से लेकर शाम तक। तो उन सिस्टम्स के लिए ये आपको प्रोवाइड की जाती है। तो एसएमपीएस चूज़ करने के लिए आपको कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप एक नॉर्मल पीसी बिल्ड कर रहे हैं जिसमें आपका ग्राफिक कार्ड लगा हुआ है 4 GB का, तो आपकी 550 वोल्ट की जो एसएमपीएस आती है, या फिर जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 650 वाट वाली जो एसएमपीएस है, ये आपकी अच्छे से काम कर जाएगी। इसके अलावा अगर आप उसमें बहुत सारे मल्टी ग्राफिक कार्ड्स लगाते हैं तो आपको हाई एंड एसएमपीएस के लिए जाना होता है, क्योंकि आपकी पावर कंजप्शन बढ़ जाती है। देन अगर हम बात करें इसके अलावा जो हमारा कंपोनेंट बचता है वो है हमारा कैबिनेट। कैबिनेट आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। कैबिनेट आपके 500 से लेकर 50,000 रुपीज़ तक के कैबिनेट आते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग उनको चूज़ कर सकते हैं। बट आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, जो आप कैबिनेट चूज़ करें उसमें आपका एयर फ्लो अच्छे से हो, यानी आपको बहुत सारे फैन लगाने का स्पेस उसमें मिल जाए। तो ये था कुछ डिटेल इंट्रोडक्शन ऑफ कंपोनेंट्स, जो कि मैंने आपको डेस्कटॉप के रेस्पेक्ट में समझाया कि जब आप कोई डेस्कटॉप परचेस करने जाते हैं तो कौन कौन से कंपोनेंट का आपको ध्यान रखना है और उसमें कौन सी चीज़ क्या होती है। ये डेस्कटॉप कंपोनेंट का एग्जांपल मैंने इसलिए लिया क्योंकि इसमें आपको हर कंपोनेंट अलग से दिख जाता है। बट लैपटॉप में ऐसा नहीं होता। लैपटॉप में सारी चीज़ें एक जगह इनबिल्ट मिलती है और आप उनको मॉडिफाई नहीं कर सकते अपनी नीड के अकॉर्डिंग। जब भी आप कोई लैपटॉप परचेस करते हैं तो परचेस करने से पहले ही आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप एक बार लैपटॉप परचेस कर लेते हैं तो आपको उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन करने की कैपेबिलिटी नहीं मिलती। बस आप उसमें थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, जैसे सपोज आप उसमें SSD लगा सकते हैं या फिर रैम अपग्रेड कर सकते हैं। इसके अलावा आप उसमें और कोई चीज़ नहीं कर पाते। तो चलिए अब हम बात करेंगे उन सारी चीज़ों के बारे में जो कि आपको ध्यान देनी है जब आप कोई लैपटॉप परचेस करने जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपको ध्यान रखनी ही है कि प्रोसेसर में आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है, रैम में क्या चीज़ देखनी है और स्टोरेज में क्या चीज़ देखनी है। ये दोनों पर अप्लाई होती है। जो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये आपकी डेस्कटॉप पर भी अप्लाई होती है और लैपटॉप पर भी अप्लाई होती है। बट ये जो नीचे वाली चीज़ें हैं, जो नीचे की 3 हैं, ये सिर्फ और सिर्फ डेस्कटॉप में अप्लाई होती है, क्योंकि मदरबोर्ड आप वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, एसएमपीएस भी चेंज कर सकते हैं और कैबिनेट भी अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं। बट जो लैपटॉप होता है उसमें ये सारी चीज़ें एक ही बार चूज़ कर पाते हैं आप बाद में उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि जब आप लैपटॉप परचेस करेंगे तो किस तरीके से आपको लैपटॉप को परचेस करना है। यहाँ पर मैं आपको ऑनलाइन किस तरीके से परचेस करते हैं उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा, लेकिन जब आप किसी शॉप पर जाएंगे तो वही कॉन्फ़िगरेशन आप उनको बता सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो आपको लैपटॉप रिकमेंड कर देंगे। तो आपको यहाँ पर नॉर्मली से सर्च कर लेना है, लैपटॉप यहाँ पर सर्च कर लेंगे। देन इसके बाद आपको बहुत सारे यहाँ लैपटॉप देखने को मिल जाएंगे, बट आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ करना है। यहाँ पर आपको ब्रांड मिल जाएगा, आपको HP और डेल। प्लीज़ आप HP और डेल पर ही जाएँ। इसके अलावा भी बहुत अच्छे ब्रांड है जैसे कि एसुस, लिनोवो, एसर, बट हो सकता है उनके सर्विस स्टेशन आपकी सिटी में ना हो और आपको बाद में डिफ़िकल्टीज़ फेस करनी पड़े। लेकिन जो HP और डेल है इनके आपको बहुत अच्छे सर्विस स्टेशन मिल जाते हैं, मैक्सिमम सिटीज़ में इनके सर्विस स्टेशन मिल जाते हैं, इसलिए प्लीज़ गो फॉर HP एंड डेल। आप इनमें कोई सा भी एक चूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैं डेल सेलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे आप डेल सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर सारे डेल के लैपटॉप आ जाएंगे। इसके बाद आपको ध्यान देना है प्रोसेसर पर। जैसे कि मैंने बताया था कि आपको प्रोसेसर चूज़ करना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अगर आप सिमुलेशन सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ रन करना चाहते हैं अच्छे से, आपको कोई हाई एंड गेमिंग नहीं करनी, आपको कोई हाई एंड वीडियो एडिटिंग नहीं करनी, तो आपका i3
8 जनरेशन वाले प्रोसेसर में काम चल जाएगा। इसके अलावा आप चाहें तो इससे ऊपर की जनरेशन परचेस कर सकते हैं, वो और भी अच्छा होगा। मैं आपको सिर्फ बजट में रहकर वो कंपोनेंट सेलेक्ट करवा रहा हूँ लैपटॉप के, यानी बजट में रहकर किस तरीके से लैपटॉप के कंपोनेंट सेलेक्ट करने हैं। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली i3 पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपका यहाँ पर i3 सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये वो सारे लैपटॉप हैं जिनमें i3 लगा हुआ है, बट इनमें भी डिफरेंस है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है इंटेल i3 4005U, यानी ये 4th जनरेशन है इंटेल का। तो इंटेल के 4th जनरेशन में आपको नंबर ऑफ कोर्स कम मिलती हैं, बट i3 में ही आपको लेटेस्ट जनरेशन परचेस करनी है। प्लीज़ याद रखिएगा, जब भी आप ऑनलाइन परचेस करते हैं तो आप सिर्फ ध्यान देते हैं कि i3 लिखा हुआ है और आप उसको परचेस कर लेते हैं, बट जब आप जनरेशन देखते हैं तो वो जनरेशन ओल्डर होती है और वही लैपटॉप आपका अच्छे से काम नहीं करता। फिर आप बोलते हैं कि सर हमने तो लैपटॉप i3 परचेस किया है बट ये सॉफ्टवेयर अच्छे से रन नहीं कर रहा। वो इसीलिए रन नहीं करता क्योंकि उसमें आपको जनरेशन पुरानी वाली मिल गई है। अब जैसे कि ये यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये भी डेल का ही एक लैपटॉप है, बट यहाँ पर आप देख रहे होंगे i3 है और जो कि 10th जनरेशन है, यानी जो लेटेस्ट जनरेशन आ रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको सिलेक्ट करना है। ये i3 का 10th जनरेशन है जिसमें आपको 4 GB की रैम मिल रही है और 1 TB की हार्ड डिस्क मिल रही है। ये लैपटॉप आपका बहुत अच्छे से काम करेगा। अगर इसमें आपको SSD मिल जाती तो वो और भी अच्छा रहता, क्योंकि SSD यूज़ करते ही आपकी इसकी स्पीड और ज़्यादा फास्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर 4 GB की रैम मिल रही है। अगर इसकी डिटेल्स चेक करनी है तो आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे, डिटेल्स में जाएंगे। डिटेल्स में जाने के बाद आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है वो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आपको सबसे पहले देखना है जनरेशन, जो कि ऑलरेडी यहाँ पहले से लिखा हुआ है। अगर ये टाइटल बॉक्स में आपको लिखा हुआ नहीं दिखता तो नीचे आपको उसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। यहाँ जाकर आप उसकी डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। यहाँ सब लिखा हुआ मिल जाएगा कि ये कौन सा जनरेशन है। जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है 4 GB। ये 4 GB आपकी रैम है जो कि इस लैपटॉप में यूज़ हो रखी है, बट यहाँ पर ये रैम की टाइप नहीं दी हुई है कि ये रैम कौन सी है, DDR3 है या DDR4 है। अगेन उसकी डिटेल्स भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 GB रैम सिंगल चैनल DDR4। ये DDR4 रैम है जो कि 2600 मेगाहर्ट्ज़ पर रन होने वाली है। इसके अलावा आपको 1 TB की हार्ड डिस्क मिल जाती है। आप बाद में इसको चेंज कर SSD में कन्वर्ट कर लेंगे तो ये कंप्यूटर की स्पीड और बढ़ा देगी। तो ये दो चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी है जब आप लैपटॉप परचेस करते हैं। एक तो आपको लैपटॉप के प्रोसेसर के बारे में ध्यान देना है कि लैपटॉप का प्रोसेसर कौन सा है, उसके बाद उसकी जनरेशन क्या है। देन आपको ध्यान देना है कि उसकी रैम कौन सी है, DDR3 है या DDR4 है। प्लीज़ DDR3 है तो उसको परचेस मत करना, वो स्लो काम करेगा लैपटॉप। आप DDR4 वाला लैपटॉप ही परचेस करना। इसके अलावा आपको कैश मेमोरी भी ध्यान देनी है। जो लैपटॉप की कैश मेमोरी है वो भी आपको डिटेल में मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पर इसकी डिटेल्स लिखी हुई है। 10th जनरेशन इंटेल कोर i3 प्रोसेसर 4 MB कैच। ये आपको सिर्फ 4 MB की कैश मेमोरी प्रोवाइड करा रहा है और लैपटॉप में नॉर्मली इतनी ही मिल पाती है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे भी तो लैपटॉप में मैक्सिमम 6 MB, 7 MB, 8 MB, 9 MB तक की कैश मेमोरी ही मिल पाती है। अगर आपको इससे ज़्यादा मेमोरी चाहिए तो आपको डेस्कटॉप परचेस करना पड़ता है, जिसमें आपको 100 और 90 MB तक की कैश मेमोरी मिल जाती है। तो ये था एक डिटेल इंट्रोडक्शन कि अगर आप लैपटॉप परचेस करने जाएंगे तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान देना है। इसके अलावा जो स्क्रीन साइज़ होता है, स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, ये सारी चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको परफॉर्मेंस नहीं देते। जो आपकी स्क्रीन का साइज़ है इससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, स्क्रीन की रेजोल्यूशन से परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने सिर्फ यहाँ पर वही चीज़ें आपको बताई हैं जो कि आपको परफॉर्मेंस प्रोवाइड कराएंगी। अगर आप यही कॉन्फ़िगरेशन के साथ टच स्क्रीन भी परचेस करेंगे वो आपको 5,000 6,000 रुपये और महंगा मिलेगा लैपटॉप, बट उससे आपकी परफॉर्मेंस पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। परफॉर्मेंस को इंक्रीज़ करने वाली जो कंपोनेंट हैं वो हैं आपके प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज में सिर्फ इसलिए कंसिडर कर रहा हूँ क्योंकि अगर स्टोरेज आप SSD ले लेंगे तो आपकी जो बूट टाइम है और जो आपकी एप्लीकेशन का ओपनिंग और क्लोजिंग टाइम है वो फास्ट हो जाता है और प्रोसेसर आपको अच्छी सॉल्विंग कैपेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो ये था एक डिटेल इंट्रोडक्शन कि किस तरीके से आप लैपटॉप और डेस्कटॉप को परचेस करेंगे ऑनलाइन और ऑफलाइन। ऑनलाइन में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने की कैपेबिलिटी मिल जाती है, बट जब आप ऑफलाइन में जाते हैं परचेस करने तो ये सब चीज़ें आपको नहीं मिलती। प्लीज़ उनको पहले से ही नोट करके रखिएगा अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, प्रोसेसर कौन सी कितने कोर्स का चाहिए, कितनी जनरेशन का चाहिए और रैम आपको कितने GB की चाहिए और कौन सी जनरेशन की चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरीके की वीडियोस को फ्यूचर्स में देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर रिलेटेड वीडियोज़।